हाँ तो चलते हैं बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। तो त्रिभुज की समरूपता क्या है इसके बारे में, जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में समरूप आकृति के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज या समरूप बहुभुज ये सब क्या होते हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं बेटा। तो समरूपता के लिए हमने पहले बताया था कि वे दो आकृतियां जिनकी सभी जो है बेटा अंतःकोण समान हो, वो सारी की सारी आकृतियां क्या होती हैं, एक समरूप त्रिभुज कहलाती हैं या समरूप आकृतियां कहलाती हैं। उनकी भुजाओं की माप कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं था। बट आज हम लोग सिर्फ समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कैसा होगा। तो दो त्रिभुज समरूप होने का कंडीशन आप ध्यान से सुने बेटा कि दो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। तो यहाँ देखते हैं बेटा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि पहला नंबर दोनों त्रिभुज के सभी अंतःकोण समान हो। दूसरा, त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक या त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक। तो अंतःकोण समान का मतलब या त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि हम लोग ये दो त्रिभुज बना दें, एक त्रिभुज ये हो जाए और इसी के समान या इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज ये बन जाए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो तो कंडीशन क्या बनता है, अगर ये A है, ये B है और ये C है, इसी तरह से बेटा ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। तो यदि बेटा त्रिभुज ABC और PQR ये दोनों कैसे हो, समरूप त्रिभुज हो, तो क्या कंडीशन बनेगा इसमें थोड़ा देखते हैं। देखते हैं बेटा किस तरह से। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो इसका जो पहला कंडीशन बनता है हम लोग का, तो हमने बताया था आप लोगों को ऊपर, जैसा कि दोनों त्रिभुज के सभी अंतःकोण समान। तो क्या भाई पहला त्रिभुज ABC है तो इसके कोण क्या है, ABC होंगे, और ये PQR है तो ये बेटा इनके कोण P और QR होंगे। तो क्या कोण A स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, कोण P, कोण B स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, कोण Q, एंड कोण C स्क्वायर तो क्या होगा, कोण R। ठीक है, तब तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। दूसरा कंडीशन जो ये है कि भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक। तो दूसरा कंडीशन है समानुपातिक होना। क्या कंडीशन भाई, ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज PQR अगर ये समरूप है बेटा तो कंडीशन ये होता है, ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR।
ये होता है अगर सभी भुजाओं का जो अनुपात है, अगर संगत शीर्षों के साथ लेते हुए चले, अगर इनकी भुजाओं का जो अनुपात अगर सेम मिल जाए बेटा, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो ये था बेटा समरूप, दो त्रिभुज समरूप कब बनते हैं। अब इन पे कुछ जो है बेटा, कुछ प्रमेय भी आपको पढ़ना और धारणाएं भी पढ़नी है कि क्या क्या कंडीशन बनता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो, या दो त्रिभुज के समरूप होने की कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होगा, थोड़ा उस पर हम बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, हम आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास फिर से। ट्रायंगल जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में या इसके पहले वाले जो पार्ट में हम लोग जो है ट्रायंगल का 6.1 जो है एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया था, और उसके बारे में जो भी था, जो भी उसकी थ्योरी थी, सभी सारी थ्योरी को हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग थोड़ा चलते हैं जल्दी में। क्या भाई कि जो त्रिभुज की समरूपता है, त्रिभुज की समरूपता या दो आकृति समरूप कब होते हैं, तो थोड़ा उनके सिद्धांत क्या होते हैं और उनके क्या प्रमेय है, क्या है, इसमें सब कुछ में से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहला हमें इस त्रिभुज चैप्टर में हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ना भी है क्या? समरूप त्रिभुज के बारे में। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से आप लोग देखें, ध्यान दें। समरूप त्रिभुज तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि पहला कंडीशन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण सदैव समान हो। दूसरा कंडीशन, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान तो यही तो प्रॉपर्टीज है, यही तो कंडीशन है दो त्रिभुजों के समरूप होने का। ठीक है, कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप तभी हो सकते हैं जब उनके सभी संगत कोण कैसे होता है? समान हो, और उनकी जो संगत भुजाएं हो, उन सभी भुजाओं जो संगत भुजाएं हैं, उन संगत भुजाओं का जो अनुपात हो, एक में क्या पहले त्रिभुज की भुजाओं का भाग अगर दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से देते चले जाए बेटा, तो जो भी आए सब अगर समान मिल रहे हैं तो वो कैसा त्रिभुज होगा? समरूप त्रिभुज होगा। जैसा कि यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ये जैसे हम बना लेते हैं दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बेटा ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ये क्या हो? पी क्यू आर हो। तो यदि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ए किसके बराबर हो जाए? पी के बराबर हो जाए, पी किसके बराबर हो जाए बेटा? क्यू के बराबर हो जाए, और सी किसके बराबर हो जाए बेटा? ये आर के बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। देखिए यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर है, पहला
कोण ए बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण क्यू एंड कोण सी बराबर कोण आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा कंडीशन, यदि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू। तो जब भी कभी भी आप लोगों को कोई भी दो फिगर दे दे, दो त्रिभुज बनाया दे दे और आपसे पूछे कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ठीक है, तो कंडीशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे यही दोनों कंडीशन अप्लाई करिएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो याद रखिएगा कि दोनों त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा, या उनके सभी अंतःकोण जो होती है, जो संगत अंतःकोण होते हैं वो समान हो जाए, या उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो सदैव सबकी भुजाओं का जो अनुपात हो वो समान मिल जाए, तो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, ठीक है। अब आगे बस इसको नोट कर ले आप लोग, तो फिर इसके बाद हम प्रमेय पे चलेंगे। तो चलते हैं बेटा हम लोग अब आगे त्रिभुज के जो कुछ प्रमेय हैं बेटा इस एक्सरसाइज में जो आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा प्रमेय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला प्रमेय क्या है बेटा कि यदि कोई भी त्रिभुज हो बेटा, एक त्रिभुज दिया गया हो, उसके किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए और वो रेखा ऐसी हो जो कि अन्य दो भुजाओं को कहीं दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर वो काटती हो, तो ये जहां पर भी काटेगी वो उन बिंदुओं का जो अनुपात होगा वो सदैव ही समान होगा। यही के प्रमेय हमें पढ़ना है। तो देखिए बेटा, प्रमेय को आप लोगों को जो पहला प्रमेय है 6.1 का प्रमेय नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो प्रमेय नंबर 1 6.1 का देखिए क्या है बेटा, प्रमेय नंबर 1 या 6.1। तो 6.1 प्रमेय क्या है बेटा, कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाओं के समांतर दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। चलिए बेटा, आज हम लोग फिर से अब पहला प्रमेय स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में कैसे होते हैं बेटा, विभाजित हो जाती हैं। मतलब क्या कि कोई अगर हम एक त्रिभुज बना दे बेटा, तो वो त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा अगर हम खींच दें तो वो एक जो भुजा होगी वो भुजा अगर किसी एक भुजा के समांतर हो, ठीक है, तथा अन्य जो दो शेष भुजाएं बचती हैं उन दोनों को कहीं अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हो, तो ये जिस भी बिंदु पर काटेगी उन बिंदु के जो भुजाएं हो जाएंगे, जो अनुपात हो जाएगा वो सदैव समान होगा। तो देखते बेटा, फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे मान ले बेटा आप लोग का कि ये कोई त्रिभुज हो जाए, ये मेरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है भाई, मान लेते हैं ये क्या है, ए है और ये बी है और ये क्या बेटा सी है। इस पे कहीं यहाँ पे एक बिंदु हो जाए मेरा डी और एक तीसरे भुज मिलाते हुए एक रेखा खींचे यहाँ पे ई, ये क्या है डी और ई। तो अब ये जो डी ई रेखा है वो डी ई रेखा डी सी के समांतर है, और ये जो समांतर है तो अब ये क्या करेगा, ये जो ए बी रेखा है और ये जो ए सी है भुजा,
इन जो भुजाएं, ये दोनों जो भुजाएं बची हुई ए बी और ए सी, इन्हें क्या जब ये विभाजित करेगा ना, ये बिंदु डी काटेगा तो ये इसे दो बराबर, ये इसका अनुपात जो भी आएगा, मतलब ए डी बटे बी डी का जो भी अनुपात आएगा वो अनुपात ए ई बटे ई सी का आना चाहिए। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता भी है, याद रखिएगा ये थ्योरम जो भी है, तो ऐसा ही कंडीशन है, अगर कोई भी त्रिभुज बना जाए और उस त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा खींची जाए और जो रेखा हो वो किसी एक भुजा के समांतर हो और जो शेष दो भुजाएं उनको अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही हो, तो जहां पर भी काटेगा ये जो बिंदु होंगे, ये दोनों बिंदु इन भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलते आ जाता है बेटा टाइम इसके बना क्या दिया हमें, क्या लिख देता है बेटा, त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या डीई समांतर क्या है बेटा बीसी है, और सीधा में क्या करना है एडी बटे बीडी इक्वल टू एई बटे ईसी। अब हम करते हैं थोड़ा सा रचना कर लेते हैं इसमें, कि रचना में क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये रचना बी से हम लोग क्या कर देते हैं ई को, सी से डी को ये मिलाते हैं, उसके बाद काम करते हैं क्या, डी से एक जो है लंब खींचते हैं किस पे बेटा, ये भुजा एसी पर, भुजा एसी पर लंब खींचते हैं तथा इसी तरह से बिंदु ई से भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, ई से भी हम ये जो भुजा ए बी मेरा है इस पर भी एक लंब ड्रा कर देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं बेटा डी ई, यहाँ पे कर ले बेटा यफ और यहाँ कर दे बेटा जी, दो अलग से बिंदु लिखते हैं। तो यही रचना करते हैं, लिखते थे कि बेटा जो भी एक्स्ट्रा वर्क आप करते हो, जो भी फिगर दिया रहता है उस फिगर में एक्स्ट्रा वर्क जो भी आप करते हैं वो सारे के सारे काम जो होते हैं ये रचना में आ जाते हैं आपके। तो लिख देते हैं कि बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया तथा डी एफ परपेंडिकुलर एसी व ईजी परपेंडिकुलर ए बी खींचा। ये हमने क्या कर लिया, रचना में कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा उपपत्ति कि हमको सिद्ध कैसे करना है, किस तरह से ये हमारा ए डी बटे बी डी और ए बटे सी आएगा। तो चलते हैं बेटा, तो भाई देखिए टू प्रूफ करते हैं हम लोग, ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन आप बताइए, आप लोग बेटा पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजाओं सॉरी एक के बटा दो आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है ना बेटा, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यही लगाते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, क्या करते हैं सबसे पहला बेटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो क्या होता है बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो भाई 1/2 बेस क्या है बेटा इसके लिए, यही होगी बेस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक बार ये बेस कर लेते हैं और ये हाइट कर लेते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा बेटा ए डी इंटू हाइट जी ई या ई जी कर लेते हैं बेटा ई जी। तो ये होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। आगे बेटा इसी तरह से एरिया त्रिभुज क्या कर लेते हैं बेटा ई डी बी, इसका निकाल लेते हैं बेटा ई डी बी। ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ भी वही कंडीशन 1/2 बेस इनटू हाइट आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा बेटा बी ई, यहाँ से देखिए बी डी ही आधार होगा बी डी, और देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी
तो किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उस शीर्ष से, किसी भी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वह उसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ ये शीर्ष ई है बेटा, यहाँ ई से इस पे जो है बेटा बीडी को ही तो बढ़ा के आगे लेके आ गया है यहाँ तक, ये तक। तो क्या ये जो ईजी हो जाएगा ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई ई जी, ये हो गया बेटा। तो ये हमें मिला एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी। तो इसे क्वेश्चन 1 बना देते हैं, इसे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा कर लेते हैं बेटा, DEC कर लेते हैं। DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही कंडीशन 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस ये हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा बी बेस EC इंटू हाइट डी, ये हो जाएगा हमारा। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम थोड़ा रेशियो दिखाते हैं बेटा कि भाग देते हैं इसका और इसका रेशियो। देखो समीकरण 1 में 2 से, तो ये देखिए बेटा ये 3 इक्वेशन हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो फर्स्ट है बेटा इसमें क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। एक बार फर्स्ट में सेकंड से, एक बार फर्स्ट में थर्ड से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बेटा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दिया जाए, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज EDB। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका क्या निकालना है हम लोग, एरिया 1/2 AD इंटू क्या है बेटा EG, ये क्या बेटा 1/2 क्या है BD इंटू क्या बेटा EG, ये भी EG है। अब ये क्या है 1/2 से 1/2 कट गया, EG से EG कट गया बेटा, तो क्या मिला हमें मिल गया AD अपॉन BD। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सेम और इधर आ जाते हैं समीकरण 0 का। आगे देखिए बेटा, अब ये हो गया 4 बना दिया हम लोग। अब क्या करते हैं समीकरण, फिर से समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं हम लोग, क्या था देखिए बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये क्या मिल जाएगा हम लोग बेटा 1/2 बेस क्या है बेटा AD इंटू हाइट EG। देखिए बेटा EG भी हो सकता है, और ये कंडीशन और याद देखिए बेटा, इसमें क्या हो सकता है, देखिए एक बार इसे हम लोग चलना है ADE में, तो एक बार इसको आधार ये माना था, ऊंचाई ये माना गया था। अब हम करते क्या, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब आधार क्या कर लेते हैं EF AE को मान लेते हैं, और ये ऊंचाई क्या बेटा DF हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि अब ये आधार क्या हो सकता है बेटा, एक बार आधार ये हो सकता है, ऊंचाई ये हो सकती है, एक बार आधार ये था, ऊंचाई ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब फिर से ये थोड़ा सा चेंज हम कर लेते हैं बेटा, क्या कि आधार क्या हो जाएगा AE और ऊंचाई क्या कर लेते हैं बेटा DF। ठीक है, तो यहाँ जो ये भाग देने वाला कंडीशन रहेगा, अगर थोड़ा सा अगर चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बेटा। यहाँ पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 बेस क्या बेटा AE इंटू हाइट क्या बेटा DF भी कर सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 अपना। ठीक है, दोनों ऐसे में
तो अभी से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला लगाते हैं ए इंटू डी एफ अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर नीचे वाले के लिए डी सी के लिए बेटा 1/2 बेस क्या है बेटा ई सी है इंटू क्या बेटा डी एफ। तो ये डी एफ से डी एफ कट जाएगा बेटा 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा हम लोग को ए ई अपॉन ई सी। ठीक बेटा, इसे बनाते हैं हम क्या बेटा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आप लोग अच्छे। अब क्या करते हैं हम लोग, आप सभी लोग कक्षा 9th में पढ़ के आए बेटा कि किसी एक ही आधार पर समान समांतर रेखाओं के मध्य बनाए गए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव समान होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, कोई भी एक ही आधार पर दो त्रिभुज अगर हम बनाएं तो दोनों त्रिभुजों के, अगर दोनों त्रिभुजों का आधार सेम हो और समान समांतर रेखा के मध्य बनाई गई हो तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं बेटा उनका अनुपात सदैव कैसा होता है, समान होता है। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, क्षेत्रफल के समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, चूंकि त्रिभुज ई डी बी व त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई पर समान समांतर रेखाओं के मध्य बनाए गए हैं या बने हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। ठीक है बेटा, तो ये क्योंकि ऊपर समान है, नीचे ऊपर दोनों का समान है, नीचे वाला ऑलरेडी यहाँ पे समान हो चुका है, हमने दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ना समान है तो इसलिए करके लिख सकते हो बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ई डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, तो अब आगे जब ये दोनों समान होते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा। तो ये क्या, यहाँ क्या है, ये किसको दिखाया, चार में दिखाया गया, हमने क्या लिखा ए डी अपॉन क्या बेटा बी डी, और यहाँ क्या है बेटा ए ई अपॉन क्या बेटा ई सी, या इसी को आप क्या कह सकते हो बेटा इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर भी अगर इसको चेंज कर ले, इसी की जगह सी कर ले, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका सिद्ध हो गया, या इसको आप कह सकते हो बेटा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी ई। ठीक है, ये हो गया आपका कर ले जैसे, तो आराम से अच्छे से नोट कर लें, समझ में होगा। तो आगे नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। पहला प्रमेय तो हम लोग का हो गया, हम लोग थोड़ा दूसरे प्रमेय के बारे में चलते हैं बेटा। तो दूसरा प्रमेय क्या है, चलते हैं बेटा। तो जो पहला प्रमेय था, तो पहला प्रमेय आप लोगों को अच्छा समझ में आया। अब तक दूसरा प्रमेय क्या दिया हुआ इसमें थोड़ा देखते हैं हम लोग, क्या दे रहा है बेटा दूसरे प्रमेय में। तो दूसरा प्रमेय जो है ये क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह त्रिभुज के समान, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होता है। विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी मेरा हो गया, अब इसमें एक रेखा हमने क्या कर दिया, ये बेटा डी ई खींच दिया। ठीक है, तो जो ये डी ई रेखा होगी, अगर ये रेखा
AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा काटा जो देखिए अभी आप लोग जो इसके पहले वाला प्रमेय पढ़ो सेम जस्ट उसका अपोजिट है। वहां पर क्या था कि बेटा ये रेखा अगर समांतर है तो ये भुजाएं कैसी हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया कि ये भुजाओं का अनुपात समान है तो ये जो रेखा होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या दिया। तो चलिए देखते हैं बेटा दिया में क्या लिखेंगे। तो दिया में क्या है बेटा कि दिया में देखते हैं, दिया में क्या दिया बेटा कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AC, ये दिया हुआ है। AD अपॉन BD इक्वल टू क्या दिया बेटा, AE अपॉन EC, ये दिया हुआ बेटा। AD अपॉन BD है ये ना, फिर क्या है AE अपॉन EC, सही कहा लिखा हुआ। अब क्या करते हैं बेटा, सिद्ध करते हैं हम लोग। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हम लोग लिखते हैं बेटा DE समांतर BC, हमें ये सिद्ध करना है। थोड़ा सा रचना कर लेते हैं बेटा, रचना। तो रचना में क्या करते हैं हम लोग, रचना हमने ये कर लिया है कि माना भुजा AC पर एक बिंदु F इस प्रकार है कि DF पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अभी हम रचना करते हैं कि ये क्या है, DF जो है बेटा वो BC की पैरेलल है। हम क्या करते चले, उत्पत्ति में चलते हैं बेटा। उत्पत्ति में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो देखते हैं बेटा क्या जो दिया, पहले से चल जाता है बेटा क्या, क्योंकि दिया क्या हम लोग का, दिया है AD अपॉन BD इक्वल टू क्या दिया बेटा, AE अपॉन EC, ये दिया है कि ये दोनों क्या बेटा सेम है, ठीक है। क्या दिया बेटा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया हुआ बेटा, लिख दीजिएगा बगल में दिया, ये गिवन है बेटा। तो अब क्या करते हैं, अगर हम दोनों का बेटा ठीक है, चलो ना, तो चलिए आगे ऐसे बेटा क्या कर लेते हैं हम लोग, इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्या किया जाए, देखिए भाई चूंकि F क्या बेटा इस प्रकार, जो देखिए हमने यहाँ पे रचना में क्या लिखा है कि DF क्या है बेटा, DF पैरेलल टू क्या है बेटा BC है ना, DF पैरेलल टू BC है। तो अभी इसके पहले क्रम में हमने क्या पढ़ा कि जब ये समांतर होती है तो ये भुजाओं को क्या समान अनुपात में विभाजित कर देती है, ठीक है। तो कर लेते हैं क्या बेटा हम लोग, समांतर कैसे बेटा, ये रचना से, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AF अपॉन FC हो जाएगा बेटा। कैसे बेटा, प्रमेय 6.1 से। और आगे इसे बना लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। फिर से बेटा आगे चलिए इधर वाले में चल लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट टाइम में इस वाले में देखिए यहाँ पे बेटा ये तो रोक ले रोक ले बंद रोका। चलिए बेटा आगे क्या, ये समीकरण 1 हो गया बेटा, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में कुछ समानताएं आपको दिखाई दे रही होंगी बेटा। समानता क्या है, ये दोनों का LHS क्या है, सेम है, ये RHS थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। तो क्या अगर LHS समान है तो RHS भी तो समान होगा मेरा, तो कर लेते हैं बेटा, क्या लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण 1 व 2 में क्या भाई LHS समान तो इक्वल है बेटा, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू क्या बेटा AF अपॉन FC हो जाएगा। अब क्या कर लिया बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारा AE अपॉन EC इक्वल टू +1 इक्वल टू AF अपॉन FC +1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेटा ऐड कर दें, AE प्लस EC अपॉन क्या बेटा EC इक्वल टू बेटा AF प्लस FC अपॉन FC हो जाएगा बेटा। तो ये क्या A और EC को जोड़ेंगे तो क्या लिखें, AE यहाँ से यहाँ तक है और EC है बेटा, जोड़ेंगे तो टोटल में क्या हो जाएगा AC मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा AC अपॉन EC इक्वल टू, आगे देखिए AF और FC के जोड़ेंगे क्या मिलेगा, फिर देखिए यहाँ से तक AF और यहाँ से तक क्या है FC है, ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, फिर से AC मिल जाएगा मेरा। ये भी क्या होगा बेटा AC अपॉन FC। ठीक, तो ये AC से AC खत्म, मेरा क्या मिला EC इक्वल टू FC। यह तभी संभव हो सकता है बेटा, संभव होगा जब क्या कंडीशन बनेगा बेटा, भाई EC इक्वल टू FC, EC और FC क्या दोनों समान है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से तक समान है, मतलब अगर C दोनों में कॉमन है तो यह भी कॉमन होगा तब ना इक्वल होगा बेटा। अभी यहाँ है यहाँ तो कभी इक्वल होगा क्या, नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा कि भाई F और E जो है दोनों एक ही बिंदु होना चाहिए तभी जाकर के होगा, बस यही लिख देंगे बेटा। यह तभी संभव है जब F व E दोनों एक ही बिंदु हों, इसलिए DE पैरेलल टू BC इट्स प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों का ये दूसरा प्रमेय भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो में अपने चलेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, और जहां पर भी समझ में नहीं आया हो वहां पे कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हमारे जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।